हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज एक नॉलेज सेक्शन भी है और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है विच आरबीआई रिपोर्ट से आई हैव गॉट। सेकेंड थिंग जो है इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वाज कि हमने एक कूपन कोड लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान ऑन अवर वेबसाइट investindia.in। हमारी वेबसाइट पे एक प्रीमियम प्लान करके एक फीचर है बेसिकली, जिसमें आप अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम बेस्ड फाइनेंशियल प्लान, राइट। उसमें एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आती है। तो किसी ने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, राइट, कभी सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड। तो गोल्स वगैरह डाल सकते हैं अपने, उसमें पूरा कैलकुलेशन होता है गोल्स का और कितनी एसआईपी लगेगी, फंड्स के नाम वगैरह भी यू कैन गेट। इंडेक्स ओरिएंटेड, थोड़ी इंडेक्स फंड्स ओरिएंटेड है थोड़ा, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक अच्छी रिपोर्ट, मतलब इट्स अ गुड डायरेक्शन। अगेन इट्स नॉट ए फाइनल की, ऐसा नहीं है उसमें करंट पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह तो नहीं मिलेगा, बट एक काफ़ी अच्छी डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो वो हमने प्लान लॉन्च किया है, दैट इज़ ओनली इन 100 रुपीज़। 90% डिस्काउंट, एक वैसे 999 का है, बट 90% डिस्काउंट वी आर गिविंग एंड करंटली यू कैन गेट दैट प्लान ओनली इन 100 तो एक बार चेक जरूर कीजिए investor.in वेबसाइट में एंड यू कैन बेसिकली सेट इट अप। अब स्टार्ट करते हैं। तो यूएस मार्केट्स पॉजिटिव रहे मेजरली बिकॉज अभी क्या है, नेक्स्ट वीक जो है वो 90 डेज का जो पीरियड है, जो कि हॉलीडे पीरियड था, जिसमें मतलब टैरिफ्स को पॉज किया गया था, वो अब नेक्स्ट वीक खत्म हो रहे हैं। तो अब मार्केट को एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी ट्रेड डील्स जो है वो अनाउंस होनी चाहिए। तो अब कनाडा के साथ लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उनका हुआ था कि झगड़ा हुआ था कि भाई कनाडा ने कोई एक डिजिटल टैक्स लगाया हुआ है, दे वर नॉट विलिंग टू लेट इट गो, और उसलिए यूएस एंड कनाडा की जो ट्रेड डील है वो पॉज हो गई थी या रुक गई थी, मतलब उसमें डिस्कशन खत्म हो गया था, बट अगेन दैट हैज़ नाउ रीस्टार्टेड। तो अब कनाडा हैज़ एग्रीड कि वो डिजिटल जो टैक्स है जो कि अमेजॉन और इस तरह की कंपनीज में, यूएस की कंपनीज में कनाडा में लगता है, वो हटाने के लिए एग्री कर रहे हैं और वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो वो एक ट्रिगर था। बाकी भी मतलब एज पर कल व्हाइट हाउस की जो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें इंडिया के साथ भी ट्रेड डील जो है बहुत जल्दी एज पर देम की अनाउंस होगी, मतलब इंटरिम ट्रेड डील। ऐसे एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी इंटरिम ट्रेड डील्स जो है नेक्स्ट 1 वीक टू में अनाउंस होनी चाहिए, राइट। इसलिए थोड़ा सा मार्केट है कि भाई चलो, वो जो भी 2 अप्रैल का जो डे था, राइट, जिसकी वजह से एकदम अनएक्सपेक्टेड टैरिफ्स लगे थे, वो होपफुली अब जो है, मतलब वो दैट इज पास, राइट। तो अब जो है एक्सपेक्टेड है मार्केट को कि यार, या तो ये जो टैरिफ का जो हॉलीडे चल रहा है, ये पॉज चल रहा है, ये और डिले हो जाएगा, या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्री जिसके साथ मेजरली डिसीजंस होते हैं, अब चाइना के साथ तो ऑलमोस्ट अब फाइनल हो ही गया ऐसा बोल रहे हैं, फिर यूके के साथ हो गया है, एंड मतलब कनाडा के साथ भी वापस स्टार्ट हो गई है बात। तो ऐसा लग रहा है कि मेन मेन जो कंट्रीज हैं जिसके साथ यूएस ट्रेड करता है, उनके साथ, सबके साथ ट्रेड डील्स या इंटरिम ट्रेड डील्स बहुत जल्दी जो है वो फाइनलाइज हो सकती है। तो इसीलिए जो है मार्केट्स वर हैप्पी अबाउट इट कि चलो भाई, वो एक मेजर इशू जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। बाकी इकोनॉमी वाइज यूएस मार्केट इज डूइंग वेल, राइट। तो अगर हम देखें तो ग्रोथ तो है वहाँ पे, जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा, बट ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट भी ठीक है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में है। तो इसलिए मार्केट्स ओवरऑल आर मतलब रिसेंटली एट गुड लेवल, और मतलब एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे मार्केट हिट किया कल यूएस का, ऑल टाइम हाई पे। और अगर हम इंडिया स्पेसिफिक मार्केट देखें तो हम भी लार्ज कैप में तो 3.6% ही रह गए हैं, मतलब एज कम्पेयर टू जो हमारे सितंबर 2024 के लेवल्स थे, तो भी 3.6% ही डाउन है। मतलब तो वी आर ऑल्सो वेरी नियर टू, मतलब 52 वीक्स हाई, ऑल टाइम हाइज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है कि भाई अभी भी वर्ल्ड में दो, क्या कहते हैं, वॉर्स चल रहे हैं। मतलब एक तो इसराइल गाजा तो अभी चल ही रहा है, और रशिया यूक्रेन, फिर दो पॉज हैं, इसराइल ईरान और इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी, राइट, मतलब ये टैरिफ्स की अभी भी एक टेंशन तो है, राइट। क्या होगा, किसके साथ कैसा होगा, राइट, किस लेवल पे होगा। तो वो सब फैक्टर्स के बाद भी जो है, इट सीम्स दैट मार्केट्स आर ओके विद एवरीथिंग, राइट, एंड दे आर जस्ट गोइंग अहेड कंटिन्यूसली। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर चल रही हैं। तो वो रिस्क भी हमेशा हमें समझने हैं कि ये कोई भी रिस्क कभी भी एस्केलेट हो सकता है।
अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी कंट्रोल में है, $67 के आसपास हैं, राइट। काफ़ी गिरे थे आफ्टर जब सीज फायर के बाद, और वो उसी लेवल के आसपास है। तो वो भी एक अच्छी चीज़, एटलीस्ट फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। दूसरा कि डॉलर भी गिर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक इंडिया के लिए थोड़ा और पॉजिटिव है। डॉलर प्राइस अगर हमारा गिर जाता है तो एक तो इम्पोर्ट हम जब करते हैं वो तो मेजरली डॉलर में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो डॉलर भी गिर रहा है, और क्या कहते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस भी गिर रहे हैं इन डॉलर टर्म्स। तो वो थोड़ा सा बेनिफिट जो है इंडियन इकोनॉमी को वो अच्छा है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा वो काफ़ी पॉजिटिव रहा, राइट, लास्ट क्वार्टर का। और तो उसमें यही मतलब अगर हम और गोल्ड को हटा दें, अगर गोल्ड के इंपोर्ट्स को हटा दें, गोल्ड का इंपोर्ट्स जो उससे 2-3 क्वार्टर से भी अगर हम हटा दें, तो करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार इंडिया का पॉजिटिव चल रहा है अगर हम गोल्ड को हटा दें तो, ठीक है। मेजरली बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो काफी कंट्रोल में है, और स्पेशली लास्ट 1 क्वार्टर में तो डॉलर भी गिर गया, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिल रहा है, राइट। तो हमारा इंपोर्ट सस्ता हो रहा है ना उसकी वजह से, और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर नहीं हो रही है, मतलब एक्चुअली अप्रिशिएट होनी चाहिए थी। और एक्चुअली अगर हम ये सारी चीजें देखें तो हमारी करेंसी 80 के आसपास होनी चाहिए थी, बट वही है कि आरबीआई कीप्स दैट थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं बिकॉज ऑफ टू हेल्प द एक्सपोर्टर्स, राइट, टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। तो ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली चल रही हैं। यूएस ने रेमिटेंस टैक्स के ऊपर काफी डिस्कशन हुए, मेरे भी बहुत सारे एनआरआई यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के साथ इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन रहे कि भाई 5% रेमिटेंस टैक्स की बात हुई थी पहले, बट दैट हैज नाउ बीन रिड्यूस टू जस्ट 1% एज पर द लेटेस्ट वन ब्यूटीफुल जो बिल है जिसका डिस्कशन चल रहा है। तो वो अभी जो लेटेस्ट ड्राफ्ट के बेसिस पे रेमिटेंस टैक्स जो है वो 1% ही है। और इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें कि वो भी 1% भी जो है वो अगर बैंक ट्रांसफर है, राइट, बैंक अकाउंट से या डेबिट कार्ड से ट्रांसफर है टू अदर कंट्री, तो उस पे भी वो नहीं लगेगा, वो सिर्फ कैश ट्रांसफर मनी ऑर्डर्स वगैरह पे ही 1% टैक्स लगेगा। दैट्स व्हाट द लेटेस्ट ड्राफ्ट से। तो मेरे को लगता है कि अभी ये ऑलमोस्ट जो वो रिस्क है वो इट इज आउट ऑफ द सिस्टम, ये मान के हम चल सकते हैं। इंडिया स्पेसिफिक कुछ न्यूज के बारे में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का इंडिया का नंबर आया मई एंड का, तो वो सिर्फ 0.8% है एट एज पर फुल ईयर गाइडेंस या टारगेट, ठीक है। सिर्फ 2 महीने हो गए, मतलब अप्रैल और मई, ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 12 मंथ्स का जो अब हमारा टारगेट है उसमें सिर्फ हम 0.8% पे ही पहुंचे हैं, 0.8% पे, 1% भी नहीं है। रीजन क्या है बताता हूँ। तो रीजन क्या है, अच्छा अप्रैल में हम 11.9% पहुंच गए थे लेकिन मई में 0.8% पहुंचे हैं, और रीजन है क्योंकि आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को 2.69 ट्रिलियन रुपीस का डिविडेंड दिया, 2.69 लाख करोड़ रुपीस दिए ना आरबीआई ने, वो आपने पढ़ा अभी 2-3 हफ्ते पहले न्यूज थी ना बहुत ज्यादा इस मार्केट इसके बारे में। तो उसकी वजह से जो है वो एक मतलब उसका बेनिफिट मिला है, और इसलिए जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत कम हो गया। तो क्लियरली एक काफी अच्छी मतलब गवर्नमेंट को एक अच्छा वो मिल गया है, पैसा मिल गया है टू स्पेंड मोर, राइट। तो और केपेक्स भी इसलिए गवर्नमेंट कर रही है। अगर हम केपेक्स को देखें, ऑब्वियसली लास्ट बेस इज नॉट राइट, लास्ट ईयर इज नॉट राइट अ गुड बेस बिकॉज इलेक्शन टाइम था, स्पेशली अप्रैल में तो फुल इलेक्शन टाइम था, बट स्टिल राइट उससे 54% केपेक्स राइज है लास्ट ईयर से, 54%, ठीक है। तो 54% केपेक्स राइज उसमें है, और मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी 10% बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो वो सारी चीजें हैं। नॉन टैक्स तो बढ़ा ज्यादा है बिकॉज ऑफ अगेन आरबीआई डिविडेंड, बट टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी 10% बढ़ा है। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल यहाँ पर रही हैं, ठीक है। अगर आईआईपी के नंबर्स भी आए, आईआईपी के नंबर्स थोड़े से मतलब अच्छे नहीं आए मई के, सिर्फ 1.2% ही आईआईपी में ग्रोथ हुआ, विच इज द लोवेस्ट एक्चुअली सिंस जो है सितंबर 2024, ठीक है। और रीजन जो रहा वो रहा मेजरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो गिरा है 5.8% से, ठीक है। और अगेन बिकॉज ऑफ द बेस, राइट, बिकॉज लास्ट ईयर जो था वो मतलब द मानसून्स वर नॉट अर्ली, इस बार मानसून जो है ऑलमोस्ट 2 वीक्स अर्ली आ गए, और ये एक रीज़न रहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ओवरऑल उसका जो जनरेशन है वो कम रहा। मतलब मैं वो भी पढ़ रहा था कि जितना टारगेट था गवर्नमेंट का ऑन द इलेक्ट्रिसिटी कि भाई पीक इलेक्ट्रिसिटी लोड इतना आएगा और उसकी वजह से उस हिसाब से प्रिपरेशन थी, वो शायद ऑलमोस्ट उससे 10% ही पीक रहा इस बार, मेजरली बिकॉज ऑफ द अर्ली मानसून्स। तो उस रीजन की वजह से अगर हम देखें तो आईआईपी जो है वो काफ़ी कम रहा,
again, consumer durables have not done well, consumer non-durables also have not done well, and primary goods have not done well. तो वो भी एक है. कंजम्पशन जो है वो अभी भी पिक नहीं कर रही है एज पर आईआईपी, एज पर मे डेटा. तो कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ है, राइट. तो ये सब नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे. कैपिटल गुड्स में तो 14% का आईआईपी के हिसाब से ग्रोथ है. इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में 6% का ग्रोथ है. बट प्राइमरी गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, तो कंजम्पशन सेक्टर अगर जहाँ तक बात करें तो वो इतना अच्छा मई में नहीं किया. ठीक है. एंड अगेन द रीज़न वही है कि कंजम्पशन सेक्टर इतना अच्छा पिक नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन है अभी भी, मतलब इस सेक्टर में, फूड एंड एवरीथिंग में. और दूसरा जो है वो ये भी रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द मतलब अर्ली मानसून एंड एवरीथिंग, उसका भी इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह कुछ गुड्स पे पड़ा होगा. फिर आरबीआई का कल एफएसआर रिपोर्ट आया और उसके ऊपर हमारा लास्ट में नॉलेज सेक्शन भी है. तो उसमें मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो आरबीआई गवर्नर ने लिखी हैं तो वो मैं बताता हूँ. जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आर राइजिंग, राइट. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. यूएस टैरिफ्स हैव चेंज्ड द ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप. ठीक है. तो दूसरा इंपॉर्टेंट कमेंट उनका था. एंड इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स ए की ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स. ये तीन उनके मेजरली कमेंट्स थे. उन्होंने ये भी बताया कि ग्रॉस एनपीए 46 बैंक का जो है वो अभी 2.3% ही है सिर्फ, राइट. और ये बढ़ेगा तो 2.5% मार्च 2027 तक बढ़ सकता है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं. एंड दे आर पुशिंग कि मोर एंड मोर क्रेडिट शुड बी गिवन. तो वो चीज़ दे आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े बहुत ये आगे एनपीएस बढ़ सकते हैं. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अब न्यूज़ के बारे में बात करें तो सोना कॉमस्टार का इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया. तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इंपॉर्टेंट है कि वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स. ठीक है. एंड तो इसीलिए जो ये सब रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो इंपोर्ट चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब टू इंडिया या टू एक्सपोर्ट टू इंडिया रिस्ट्रिक्ट किया है, और गवर्नमेंट अब काफ़ी उसके ऊपर पुश कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है, राइट. तो दे आर सेइंग कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं इसके, राइट. एंड वी आर द लार्जेस्ट अफेक्टेड पार्टी इन द कंट्री. तो इसलिए हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा और इसलिए हम उसकी तरफ देख रहे हैं. और वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक मैग्नेट, राइट. मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर हम देख रहे हैं. दूसरा रिस्क, एक तो ये रिस्क आ गया उनको, और दूसरा जो है 40% उनको, मतलब ये भी है कि भाई उनका रेवेन्यू 40% यूएस से आता है. अब ये इसके ऊपर इसलिए इनका ट्रेड डील के ऊपर काफ़ी थोड़ा सा डिपेंडेंस है. तो ये दो थोड़े, कंपनी इज गुड, ईवी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है, राइट. ग्रोथ हैज ऑल्सो बीन गुड, राइट. बट दीज टू हैव बीन रिसेंटली थोड़ा सा इनका कॉम्प्लिकेशन रहेगा. बाकी इन्होंने अभी रिसेंटली रेलवे बिजनेस भी बाय किया है, एस्कॉर्ट्स कोबोटा का, तो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं. फिर दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन चाइना, जापान एंड साउथ कोरियन मार्केट. सो दे आर कंसिस्टेंटली सेइंग कि भाई हम यूएस से थोड़ा सा अपने आप को रिड्यूस, अपना डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाह रहे हैं. अदानी ग्रीन का कल एक नोट आया कि दे हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू क्रॉस 15 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी. 15 गीगावाट एक कंपनी की रिन्यूएबल कैपेसिटी हो गई है, राइट. और उनका टारगेट जो है 2030 तक 50 गीगावाट का है, तो 3 टाइम्स से ज़्यादा, राइट. सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है अदानी ग्रीन में रही है. अगेन मेजरली स्लो सोलर ड्रिवन है, वी नो, एंड विद सम विंड कैपेसिटी एज वेल. सीजी पावर का आज क्यूआईपी जो है वो शायद ऑन होगा, या मतलब इट विल बी लाइव टुडे. और तो 3000 करोड़ का क्यूआईपी दे आर प्लानिंग टू डू. एंड इट हैज़ कम मेजरली आफ्टर उनका काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर जो उनको मिला है पावर ग्रिड से, ऑलमोस्ट 641 करोड़ का. उसके बाद जो है ये क्यूआईपी आया है, राइट. एंड वी नो, राइट, सीजी पावर जो है वो ड्यूब इन्वेस्टमेंट्स का सब्सिडरी है, राइट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप. ठीक है. और मतलब एक क्या कहते हैं, कंपनी वॉज ऑलमोस्ट इन एनसीएलटी. उसके बाद जो है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने 4-5 साल में ग्रोथ दिखाया है सिंस द ट्यूब इन्वेस्टमेंट हैज़ बॉट देम. रेमेंड का शेयर कल जो है ऑलमोस्ट 15% बढ़ा, एज आज जो है उनका जो रेमेंड रियल्टी जो है वो लिस्ट होने वाला है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. बिकॉज उसमें मतलब इट वॉज डीमर्ज्ड और 1:1 रेशियो में रेमंड रियल्टी जो है, मतलब रेमंड लिमिटेड से वो डीमर्ज हुआ था, राइट. और जो आज वो लिस्ट होने वाला है, तो इसलिए रेमंड जो कंपनी है उसका जो स्टॉक बढ़ा है थोड़ा सा, एक मतलब बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि अच्छी लिस्टिंग उसकी रेमंड रियल्टी की हो सकती है. दैट्स व्हाट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग.
महिंद्रा के सीईओ और एमडी मिस्टर अनीश गुप्ता, महिंद्रा जो ग्रुप के हैं, नॉट महिंद्रा महिंद्रा के, महिंद्रा ग्रुप के, तो उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो आया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हमारी 20% ओवरऑल ग्रोथ रही है पैट में, ओवरऑल ग्रुप की लिस्ट, मतलब ग्रुप के लिस्टेड कंपनीज की, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 23% से बढ़ा है FY25। तो FY25 बहुत अच्छा रहा महिंद्रा ग्रुप के एज पर देम, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो ओवरऑल, हाँ, 4 एरियाज पे काफ़ी फोकस रहेगा, और इनका एक्सपेक्टेड है कि भाई हम 5x करना चाहते हैं अपने इन बिजनेसेस को। तो ईवी, फार्म इक्विपमेंट, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो आईटी का नाम नहीं लिया है, बट 5 कंपनीज उन्होंने ये ओवरऑल बताई हैं, 4 चीज़ें, राइट। ईवी के ऊपर फोकस, फार्म इक्विपमेंट, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दे सेड कि हम 5x करना चाहते हैं फॉर दिस, राइट। एंड मतलब वी आर एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू एवरीथिंग वी डू, राइट। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें भी दे आर सेइंग वी आर ट्राइंग टू डू। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी हाई, मतलब वी नो 80 ईयर लेगेसी है ऑलमोस्ट महिंद्रा ग्रुप की, और अभी जो है थिंग्स हैव स्टार्टेड, इट सीम्स डूइंग वेल इन रीसेंट टाइम्स। आईडीबीआई का फिर से स्टेक सेल की बात वापस स्टार्ट हो गई है, मतलब ऐसा माना जा रहा है, अगेन सीएनबीसी की एक सोर्सेज न्यूज़ है कि फाइनल स्टेजेस ऑफ ड्राफ्टिंग शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। दे आर प्लानिंग टू सेल, करंटली एलआईसी और गवर्नमेंट वो ऑलमोस्ट 95% बैंक को ओन करते हैं, राइट। और तो एक्सपेक्टेड है कि 60.72% जो है इसमें से गवर्नमेंट में सेल, ठीक है, ओवरऑल ऑन दिस बैंक। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट था डाइवेस्टमेंट का गवर्नमेंट का, बट ये काफ़ी टाइम से डिले होता जा रहा है। अब एक्सपेक्टेड है कि अब ये जल्दी ही हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट द, थोड़ा सा इसकी वजह से बढ़ा भी है शेयर जो है, ऑलमोस्ट 4% बढ़ा भी था कल, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली वो बढ़ भी रहा है उस वजह से। अपोलो हॉस्पिटल की न्यूज़ आई कि दे आर प्लानिंग टू स्पिन ऑफ देयर ओमनी चैनल फार्मेसी, फार्मेसी बिजनेस, उनका डिजिटल हेल्थ, राइट, बिजनेस जो है वो एक नई एंटिटी में उनका प्लान है, और ये इसमें 2 to 3 years लग सकते हैं। 195 शेयर्स मिलेंगे अगर किसी के पास अपोलो हॉस्पिटल के 100 शेयर्स हैं, तो 195.2 शेयर्स उसको मिलेंगे न्यू कंपनी के, ठीक है। तो एज पर दे आर सेइंग, और मतलब दिस विल बी अ फास्टर ग्रोइंग बट लो मार्जिन बिजनेस, एज बिकॉज फार्मेसी बिजनेस है उनका, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल हेल्थ जो उनका बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं दे आर प्लानिंग टू पुट इनटू अ सेपरेट कंपनी एंड फोकस, जो कोर जो अपोलो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल्स पे ही दे आर प्लानिंग टू फोकस, राइट। और काफ़ी बड़ा उनका मतलब फार्मेसी बिजनेस, तो इट्स वेरी वेरी बिग, राइट। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट, कुछ 15,000 16,000 फार्मेसीज हैं, मतलब जहाँ तक मुझे याद है नंबर, राइट। तो बहुत अपोलो फार्मेसीज, स्पेशली इन साउथ दे आर लॉट ऑफ अपोलो फार्मेसीज, तो वो सब जो है दे आर प्लानिंग टू बेसिकली सेपरेट दैट बिजनेस। और उसके ऊपर हमारा एनालिसिस भी काफ़ी बार रहता है कि वाई इट इज़, बिकॉज उसके जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो बहुत कम है, राइट। ऑफ कोर्स अपोलो मतलब फार्मेसीज वगैरह में एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल्स में, जिस तरह के मार्जिन्स इस तरह के हॉस्पिटल्स में रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। सो इट इज़ गुड कि ये फास्टर ग्रोइंग बिजनेस रहेगा, बट एक सेपरेट एंटिटी में अपोलो हॉस्पिटल जो है उसको करना चाहता है। तो दैट इज़ ऑल ऑन द मेजर न्यूज़ अगर हम बात करें तो। एंड नाउ वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट द नॉलेज सेक्शन। तो आई एम जस्ट शेयरिंग बेसिकली इमेज जो कि अगेन आरबीआई के जो एफएसआर से मिली है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी कि डेट, ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डेट है वो 2019 से किस किस मतलब कंट्रीज का बढ़ा है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर है, राइट। और अगर हम देखें यहाँ पर देखो गवर्नमेंट, लेफ्ट वाला चार्ट देखो पहले आप, जनरल गवर्नमेंट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वर्टिकल स्केल पे है, राइट। एंड चेंज सिंस 2019 परसेंटेज, राइट। ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे है। तो आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आप 2019 से गवर्नमेंट का डेट बढ़ा नहीं है ज़्यादा, एक्चुअली इट इज़ जस्ट 5% ही गवर्नमेंट का डेट जो है 2019 से बढ़ा है। और अभी जो है वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास डेट टू जीडीपी रेशियो है, राइट, इंडिया का। अगर हम बाकी एडवांस इकोनॉमीज जो बात करी जाती है उसको देखें तो इटली इज़ हाईएस्ट, राइट। इटली इज़ ऑलमोस्ट 140 के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 140 के आसपास उनका है, बट बढ़ा तो उनका भी नहीं है,
यूएस का डेट बहुत बड़ा है, अगर आप देखो ऑलमोस्ट 15% 2019 से डेट भी बड़ा है और 120% के आसपास, ठीक है। बाकी फ्रांस, जर्मनी, कनाडा सबके डेट जो है 2019 से बहुत बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया और इटली जो है, इनका डेट जो है, अगर हम एडवांस इकोनॉमीज के बारे में बात करें तो वो नहीं बढ़ा है, राइट। और इटली का वैसे ओवरऑल डेट बहुत बड़ा है। इंडिया का भी 80% है बट बढ़ा नहीं है, ब्राजील का भी बढ़ा नहीं, तो दैट इज अ गुड न्यूज। मतलब इंडिया ने 2019 से गवर्नमेंट ने डेट नहीं बढ़ाया है, तो काफी कंट्रोल कर रखा है, स्पेशली विद कोविड एंड एवरीथिंग एज वेल, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना, ये एडवांस इकोनॉमीज में कोविड बहुत बड़ा रीजन रहा है डेट बढ़ने का, बट इंडिया ने वो बहुत अच्छे से वो मैनेज किया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट सेकंड अब ग्राफ पे अगर आप देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, ठीक है, एज अ शेयर ऑफ गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो आप यहां देखो, अब इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 25% गवर्नमेंट का जो क्या कहते हैं रेवेन्यू है, उसका 25% गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के एक्सपेंस में लग जाता है। दैट इज वेरी वेरी बिग। तो दैट इज व्हाट द मेन वरी फॉर इंडिया इज, राइट, बिकॉज एक तो हमारी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारा टैक्स, जो बाकी कंट्रीज में टैक्स एफिशिएंसीज हैं, राइट, मतलब जिस तरह का टैक्स कलेक्ट होता है हमारे यहाँ पर बहुत कम होता है, राइट, तो वो एक रीजन है। तो अगर आप देखोगे, देखो यूएस में भी अगर आप इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इट इज जस्ट 12% ही है, राइट, इंटरेस्ट एक्सपेंस एज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। वो भी एक मतलब एडवांस इकोनॉमी में हाईएस्ट है। बाकी सब कंट्रीज जो हैं वो लेस देन 10% ही है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, जबकि डेट इतना ज्यादा है। मतलब फ्रांस में आप देखो, राइट, डेट कितना ज्यादा है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंस पार्ट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का वो 5% भी नहीं है, राइट। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है ना इंडिया का, वो बहुत कम है, राइट। तो हम टैक्स जो है, एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन बहुत कम है, तो सिर्फ 20% ऑफ द जीडीपी ही गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। यूएस में वो अराउंड 32% है, फ्रांस में वो अराउंड 55%। 55% जितना भी जीडीपी है उसका 55% मतलब वो रेवेन्यू में काउंट होता है, ठीक है। तो इसलिए दे आर एबल टू स्पेंड मोर। वो डेवलप्ड का जो रीजन है ना, आप डेवलप्ड जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, वो देखो सब चीज जो टैक्स कलेक्शन है उनका, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट। और इन्फ्लेशन नंबर्स भी, तो उस हिसाब से तो उसकी वजह से वो नीचे भी हैं, राइट। इन्फ्लेशन भी कम है वहाँ पे और टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। इंडिया में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी भी कम है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तो राइट में शिफ्ट, और ये ऐसे जो है इंडिया को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी जो है वो पैसा और भी ज़्यादा, मतलब रादर देन 25% पैसा वहाँ चला जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस में, उसको कम हमें मतलब करने का सोचना है, राइट। जबकि इट इज़ गुड कि वी हैव नॉट इंक्रीज द डेट, तो इसीलिए वो चीज़ वहाँ पर कांस्टेंट है। अब ये है कि रेवेन्यू बढ़ाओ ताकि वो ऑटोमेटिकली कम हो, और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करो, राइट। तो डेट को तो मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नंबर्स आई थॉट कि आई विल शेयर, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, तो दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक द वे आई एम टेलिंग यू। बहुत फैक्टर्स और भी वी हैव टू सी, ठीक है। तो दैट इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर ऑन द टुडेज नॉलेज सेक्शन। आपको ये वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।